जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अंक ज्योतिषी आज नहीं हूं आपके सामने। नहीं, आज आपके सामने अंग ज्योतिषी हूं, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों भूमिकाएं तो मेरी होती हैं उस चैनल में, अंक ज्योतिष वाले में, अंग ज्योतिष वाले में। तो इस चैनल में मेरी भूमिका आपको पता है कि मैं एक किस्सेबाज के रूप के आपके सामने हूं और किस्से कुमार से इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की बात आरंभ करें। तो आज की बात बड़ी एक अलग अलहदा किस्म की बात है। मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के बहाने से ये एक बार फिर से सिर उठा रहा है। तो अभी जो 20-22 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 15, 17, 18 साल के हैं, उन लोगों को नहीं पता होगा कि मुंबई अंडरवर्ल्ड किस चीज का नाम है, ये किस चिड़िया का नाम है। और उन्हें वो दौर भी पता नहीं है कि जिस दौर में ऐसा लगता था कि मुंबई पुलिस और मुंबई की दूसरी अन्य व्यवस्थाएं सिर्फ खिलौना है। माफिया 80 के दशक में एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए, वर्चस्व पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। ये लड़ाई एक तरफ तो करीम लाला, जो करीम खान अफगानिस्तान से आया था, उसका सूरज तो ढल रहा था और जो तमिलनाडु से आया था हाजी मस्तान, बल्कि यूं के करीम लाला का तो ढल ही चुका था और हाजी मस्तान जो है वो भी उतार पर था। अब यहाँ पर एक तरफ पठान बंधु थे, अमीरजादा आलमजेब और उनके भाई, एक तरफ दाऊद इब्राहिम था और एक तरफ मान्या सुरवे। तो मान्या सुरवे को मुंबई के पुलिस कमिश्नर जब रिबेरो साहब ने हाथ डाला तो मान्य सुरवे का केस निपटारा कर दिया गया। वो फिल्म आपको याद है, एस हुसैन जैदी साहब की किताब पर आधारित शूट आउट एट लोखंडवाला, याद है ना? मनोहर सुरवे या मान्या सुरवे। तो उसके बाद दाऊद का एक तरह से वहां कब्जा हो गया, क्योंकि पठानों में उसने अमीरजादा की कोर्ट में हत्या करवा दी थी और उसके बाद उसका छोटा राजन वगैरह, सामतिया, ये लोग साथ जुड़ गए थे, छोटा शकील जुड़ गया था। ये बड़ा उसने अपना साम्राज्य जैसा कायम कर लिया था। लेकिन दाऊद इब्राहिम के जो मामले हैं वो बड़े होते जा रहे थे और मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होते जा रहे थे। तो ऐसे में मुंबई पुलिस को अपनी नाक बचानी थी, नाम खराब हो रहा था। और खराब किसके पेटे? देखिए, ध्यान ये रखिएगा, जहां हाजी मस्तान हाथ मिलाकर काम करता था, वैसे पुलिस वालों से अंदरूनी तौर पर, और वैसे ही दाऊद इब्राहिम ने पुलिस में लोग खरीद रखे थे। वो दाऊद इब्राहिम के पेरोल पर थे बहुत से, कुछ नहीं बहुत से पुलिस वाले। वो उसके विरुद्ध कोई गतिविधि होती तो पुलिस के पहुंचने से बहुत पहले तो वो खबर उस तक पहुंच जाती थी। सामान्य हवलदारों से लेकर बड़े बड़े अधिकारी, अभी उनका नाम लेना शुरू करूंगा, नाम मतलब अगर पद का नाम भी ले लूंगा तो कईयों को मिर्चें लग जाएंगी, और अगर उनमें से आज कोई जीवित है तो वो फिर बिलबिला उठेगा। बड़ी बड़ी रैंक के, जिनका रैंक का नाम सुनकर आपकी हवा निकल जाए, वो दाऊद के पेरोल पे। तो दाऊद कभी पुलिस की पकड़ में आया नहीं, और जब एक बार आया था तो उसमें वो उसका कुछ बिगड़ा नहीं। बहुत से केस ऐसे थे जिनमें वो जमानतें लेकर बैठ गया। और अब ये जो है मामला बड़ा बन गया था। तो हुआ क्या है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, वो उस समय थे DS सोमन। वो सोमन सही शब्द है, लेकिन SOMAN जब कर लेते हैं उसके बाद फिर हिंदी में पढ़ते हैं तो सोमन हो जाता है। तो चलिए, आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने वाला हूं वो हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ा खास किस्सा है, मुंबई पुलिस के लिए तो उससे भी बड़ा खास किस्सा है, और मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा किस्सा है। चलिए, आप और मैं मुंबई चलते हैं। ठीक है, ये है मुंबई, और ये मुंबई में पुलिस कमिश्नर का मुख्यालय है। मुंबई पुलिस का मुख्यालय, पुलिस कमिश्नर यहां बैठते हैं, और ये है पुलिस कमिश्नर का ऑफिस, और यहां चैम्बर में हो रही है मीटिंग।
पुलिस कमिश्नर ने यहाँ अपने खास खास और जो एसटीएफ जैसी जो एक अलग यूनिट है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाली यूनिट, उसमें जो लोग हैं उनको वो लेकर बैठे हैं। और उनमें सब इंस्पेक्टर विनोद भट्ट भी है, मधुकर झेंडे भी है और कुछ खास लोग हैं जो पुलिस कमिश्नर डीएस सोमन की नजर में बहुत विश्वास के लोग, ये सब यहाँ बैठे हैं और यहाँ बात चल रही है। सोमन साहब इस बात को लेकर परेशान है कि भाई उसे पता कैसे चला कि हम उसे पकड़ने वाले हैं। सोमन साहब बोलते जा रहे हैं और एक एक पुलिस अधिकारी का चेहरा ध्यान से देखते जा रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि उसे मतलब दाऊद को ये कैसे पता चला कि हम उसे पकड़ने वाले हैं, पकड़ने जा रहे हैं और पकड़ लेंगे। ऐसा कैसे हुआ? तो अच्छा, दूसरा एक और है। एक और ये है कि एक तो होता है कि साहब खबर कच्ची थी कि वहां दाऊद था ही नहीं, हमें सूचना मिल गई, हम चले गए। नहीं, वहां दाऊद कुछ देर पहले तक था और इस सूचना बहुत पक्की थी खबरी की कि वहां दाऊद है। और इसीलिए कमिश्नर डीएस सोमन ने फटाफट ऑर्डर जारी किए कि वहां छापा मारना है। कहां कहां छापा मारना है? तो डोंगरी में जो मुसाफिर खाना है, जो डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम का हेडक्वार्टर मुख्यालय। तो सोमन ने कहा कि ऐसा कैसे हुआ? तो जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर विनोद भट्ट यहाँ थे, वो बोले कि सर, हमने कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। वो कह रहा हमने कॉल रिकॉर्ड चेक किए सर, हमारे वहां पहुंचने से ठीक 10 मिनट पहले दाऊद को एक फोन आया था और वो भाग लिया। अब एक और नया प्रश्न खड़ा हो गया कि फिर दाऊद को यह सूचना कैसे हुई? तो चलिए रुकिए, पीछे चलते हैं। आज ये मीटिंग हो रही है ना कमिश्नर ऑफिस में, इससे एक दिन पहले, पिछले दिन की बात है, कल की, गुजरे कल की बात है। वर्ष 1986 का कोई दिन मान लीजिए, ठीक है, वो दिन है। और उस दिन कमिश्नर डीएस सोमन ने अपने खास खास विश्वास पात्र लोगों को बुलाया, जिनके चरित्र पर, जिनकी जबान पर, जिन पर वे विश्वास कर सकते थे कि ये मामला लीक नहीं करेंगे, क्योंकि वे भी जानते थे कि मुंबई पुलिस में थोक के भाव दाऊद के खरीदे हुए लोग हैं हर पद पर। तो उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके दाऊद की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, क्योंकि उन्हें पक्की खबर थी कि मुसाफिर खाना में दाऊद है। तो उन्होंने वो टीम तैयार की और उस टीम को भेजा। अब वो टीम गई। अब वो टीम वहां गई तो देखा कि भाई कमरा खाली। सूचना तो ये थी कि दाऊद यहां है, देखा तो कमरा खाली। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, बात तो यहां से शुरू हुई है। भाई पुलिस ने छापा मारा, कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई गैंगस्टर नहीं मिला वहां, ये होता ही रहता था, कौन सी बड़ी बात है। गलत सूचनाएं मिलती नहीं होता, वो पुलिस खाली आती, किसी को भी पकड़ लाती। लेकिन यहाँ तो सूचना पुख्ता थी कि दाऊद मुसाफिर खाना में है और अब वो नहीं है। तो पुलिस ने देखा कि उसकी मेज पर, उसकी टेबल पर क्या पड़ा है? अध जला, आधा जला हुआ सिगार पड़ा है, जो अभी सुलग रहा है, अभी भी जल रहा है। जलना लपटें नहीं होती है ना, सिगार तो सुलगते हैं, जलने का मतलब ये है। वहां जो कुर्सी है, मेज के पीछे वाली कुर्सी, जो मुख्य व्यक्ति के बैठने की होती है, मेहमानों की कुर्सियां सामने होती है, तो जो मुख्य कुर्सी है, उस मुख्य कुर्सी का गद्दा ऐसे लग रहा था कि अभी इस पर कोई बैठा हुआ था, और बैठा हुआ आदमी उठता है ना, तो गद्दा फिर धीमे 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 फूलता है वापस और अपने मूल स्वरूप में आता है। वो अभी फूला हुआ नहीं था, फूल रहा था। यानी इतना समय भी नहीं हुआ उस आदमी को इस कुर्सी से उठे, यहां से गए हुए, कि गद्दा पूरा फूल जाए।
मतलब बहुत थोड़ी देर पहले, 10 मिनट 15 मिनट पहले यहाँ कोई था। खिड़कियां खुली थी कमरे की। अरे भाई, जब दाऊद ऑफिस में नहीं तो खिड़कियां क्यों खुली हैं? अंडरवर्ल्ड वाले हैं, कोई चौराहे पर बैठे मोची थोड़ी है जो चारों तरफ सब खुला हो, लेकिन खिड़कियां खुली थी, पर्दे झूल रहे थे हवा से। और वहां कुल मिलाकर एक और बात उनकी नजर में आई कि टेबल पर एक कलम खुली हुई रखी है, और ऐसे लगता है जैसे अभी अभी यहां कुछ लिखा गया है उस कलम से। दाऊद वहां नहीं। हुआ ये कि दाऊद और महजबी की शादी के लगभग 15 दिन बाद से पुलिस कमिश्नर डीएस सोमन साहब ने दाऊद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, और उसी का क्रम था कि ये छापा था। अब पुलिस वहां से उसके चचेरे ममेरे फुफेरे भाइयों, मतलब इधर उधर के रिश्तेदारों को पकड़कर लौट आए। दाऊद तो मिला नहीं। और खबर ये मिली, जले पर नमक, ये कि क्या खबर थी? दाऊद दुबई भाग गया। ये तो मामला ही टेढ़ा हो गया भाई। एक तो जला और उस पर नमक और छिड़क दिया, एक तो दाऊद मिला नहीं और उसके बाद दुबई भाग गया। तो अब वापस आ जाएं आप और मैं, वही पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में वो सारे लोग बैठे हैं। फिर सोमन साहब बोल रहे हैं कि वो दुबई कैसे भाग गया भाई, उसका पासपोर्ट तो हमने जब्त कर रखा है। तो विनोद भट्ट साहब बोले कि सर, उसका पासपोर्ट क्राइम ब्रांच में जो इंस्पेक्टर तांबट है, राजा तांबट, उनके यहाँ रखा हुआ है। हमने उनके यहाँ ही रखा था, उनके ताले में। और आज सुबह सुबह भी हमने चेक किया तो तांबट साहब के यहाँ वो पासपोर्ट पड़ा है। इसका मतलब है कि दाऊद दूसरा पासपोर्ट बनाकर भाग गया। और गया बताते ऐसे हैं कि मुंबई से दिल्ली भागा और दिल्ली से फिर दुबई निकल लिया दूसरे पासपोर्ट से। तो चलो ठीक है, अब वो उसको पकड़ने गए, नहीं पकड़ पाए, वो भाग गया, खाली हाथ आ गए, ये सारी बातें हैं। लेकिन सोमन साहब को ये बात साल रही थी कि भाई मेरे विश्वास के आदमी टीम में थे। एक एक आदमी मैंने चुन चुन कर अपने विश्वास पात्र के रूप में लिया। हम लोगों ने, अच्छा इनमें से सबको मैंने बताया ही नहीं था कि छापा मुसाफिर खाने पर मारना है, तो इन्हें पता ही नहीं था छापा कहां मारने जा रहे हैं। और मैंने बताया नहीं, मेरे एक आध विश्वास पात्र ने बताया नहीं। तो उन्हें याद आया कि अरे हाँ, ये जब टीम रवाना हो रही थी तो इस प्रक्रिया में मैंने अपने मंत्रालय के एक वरिष्ठ राजनेता को, यानी कि एक मंत्री को फोन लगाया था, ये बताने के लिए कि हम, और सहमति भी लेनी होती है और डायरेक्शन निर्देश भी लेने होते हैं, है ना, वो भी लेना होता है भाई। वो प्रोटोकॉल होता है ना कि ऐसे ही तो कमिश्नर अपने स्तर पर इतनी बड़ी बात करे तो दिक्कत हो जाती है। तो कमिश्नर साहब सोमन साहब को याद आया कि मैंने, हाँ, मंत्री जी को फोन किया था। वो सामान्य मंत्री नहीं था, वो उनके मंत्रालय का मंत्री था और बड़ा नाम था। एक तो किसी अरे गहरे को बड़ा मंत्रालय दे दिया, नहीं नहीं, वो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा नाम था साहब। तो सोमन साहब कहते मैंने उन्हें कहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि देखो सोमन, दाऊद को जिंदा पकड़ना है, मारना नहीं, एनकाउंटर नहीं करना है। बस इतनी बात हुई। और उसके बाद टीम वहां पहुंची 10 एक मिनट में, और दाऊद वहां था ही नहीं। तो सोमन साहब को सारा क्लिक कर गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने उस मंत्री को फोन करके बता दिया कि मेरी टीम दाऊद को गिरफ्तार करने जा रही है। बहुत बड़ी गलती कर ली सोमन साहब आपने, ये उनकी अंतरात्मा ने, उनके मन ने कहा, उन्हें ऐसे लगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, मुझे ये कहना ही नहीं था। मतलब समझे आप, मतलब ये समझे कि ऐसा हुआ होगा कि वो राजनेता साहब, मंत्री जो हैं, वो मंत्रालय के मंत्री सोमन साहब ने तो प्रोटोकॉल के कारण पूछने, वो बताना, पूछना, अनुमति, जो भी सहमति निर्देश, उसके लिए फोन किया, लेकिन उधर से तुरंत फोन गया दाऊद के पास। वरना दाऊद को कैसे पता चलता? और कौन था? सोमन साहब ने फोन किया नहीं दाऊद को, उनके एक आध विश्वास पात्र जो, उन्होंने किया नहीं। तो वो कॉल रिकॉर्ड में आ जाते हैं ना। तो फिर किसने किया? तो या तो मंत्री जी ने किया या उन्होंने फिर ये सूचना किसी से करवाई डायरेक्ट। अगर मंत्री जी ने खुद फोन नहीं भी किया तो भी वो मंत्री महोदय नहीं, क्योंकि उनको ही पता थी और किसे पता थी। तो उन्होंने फिर किसी से कहा, किसी से करवाया दाऊद को फोन कि भैया हो जा रहा फुट चक्कर, 10-15 मिनट बाद छापा पड़ने वाला है। और दाऊद भाग लिया।
उसके बाद दाऊद कभी भारतीय कानून की पकड़ में नहीं आया। मुंबई पुलिस तो बहुत दूर की बात है। वो दुबई भागा, दुबई से पाकिस्तान चला गया और 1986 से लेकर आज जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 38 बरस हो चुके हैं। दाऊद का अब तो कोई फोटो भी नहीं है कई दशकों से पुलिस के पास। तो मित्रों, उस दिन उस राजनेता यानी उस मंत्रालय के पुलिस के महकमे के उस, क्योंकि उन मंत्रालय मंत्रालय मतलब वो पुलिस का महकमा, तो वो जो वरिष्ठ राजनेता था, वो जो मंत्री था, अगर वो उस दिन दाऊद की मदद नहीं करता या नहीं करवाता, चाहे खुद फोन किया हो, मदद की हो, चाहे किसी से कहो अरे देख तू दाऊद को ये फोन कर दे, मदद करवाई हो या की हो, अगर ऐसा नहीं होता तो दाऊद भाग नहीं पाता और उस दिन पकड़ लिया जाता और तब शायद मुंबई में बम विस्फोट जो हुए थे उस कांड की नौबत ही नहीं आती, दाऊद धर लिया जाता। लेकिन मित्रों, हिंदुस्तान में राजनेताओं के रूप में, पुलिस वालों के रूप में और राजनेताओं के रूप में तो बहुत बड़े बड़े गद्दार भरे पड़े हैं जिन्होंने हमेशा से देशद्रोहियों की मदद की है। चाहे वो किसी ने अपनी बेटी के विरोध में, बेटी के छुड़ाने की एवज में आतंकवादी छोड़े हो, और चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान उन देशद्रोही राजनेताओं ने पहुंचाया है। और आपको ये भी बता दूं मैं, वो राजनेता आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है और सक्रिय है, और उसके ही बॉस बाप जैसों गॉड फादरों पर या गॉड फादर पर ये भी है, या समझो वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं दो तीन लोग, उन्होंने ही दाऊद को पनपाया था। एक और बात है, सिर्फ उन्होंने नहीं पनपाया, दाऊद को पनपाने में मुंबई पुलिस की अपनी भी बात थी, अपना भी स्वार्थ था। ये मुंबई पुलिस की मूर्खता थी जो अब उसको रगड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने दाऊद को इसलिए सपोर्ट किया, उभारा कि दूसरे गैंगस्टर का सफाया कर सके, चाहे पठान हो, चाहे मानिया सुरवे हो, चाहे दूसरे हो, है ना। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया और वो दाऊद भस्मासुर बन के मुंबई पुलिस को ही खाने लगा, बहुत कुछ खा गया था। तो वो राजनेता आज भी मुंबई नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति, मुंबई बहुत छोटी बात है, मुंबई नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, आज भी सक्रिय। और उस राजनेता और उसके गॉडफादर, उसके लोग, उसके साथियों पर यह इल्जाम आता है कि दाऊद को उन्होंने ही राजनीतिक रूप से संरक्षण प्रदान किया और बचाया। नाम नहीं लेंगे उस राजनेता का, उसके साथियों का, उसके गॉडफादर का, सबके नाम हमें पता है, नहीं लेंगे, क्योंकि हम कैसे साबित करेंगे कि ये देखो हाथ पर रखे आंवले के फल के समान ये वो लोग हैं। लेकिन हो सकता है कहीं किसी रिकॉर्ड में आपको उन लोगों के नाम भी मिल जाए। वैसे कुछ फिल्में आई हैं इन बातों को लेकर, आप अगर उन्हें जोड़ेंगे, रजनीकांत नाना पाटेकर की काला फिल्म देख लीजिए, राम गोपाल वर्मा की डी फिल्म देख लीजिए, डी कंपनी देख लीजिए, है ना, नहीं कंपनी, सिर्फ कंपनी नाम से आई थी, वो देख लीजिए, ये शूट आउट एट वाली देख लीजिए, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और दोबारा वो देख लीजिए। उसके अलावा इस तरीके की एक सीरीज भी आई जिसमें महेश मांजरेकर जो है उन्होंने बाबा बाला साहब ठाकरे की भूमिका की, वो भी देख सकते हैं आप, जॉन अब्राहम भी शायद उसमें थे। तो कुल मिलाकर आज का किस्सा मुख्तसर बस इतना ही कि जयराम जी की। तो बस क्या, अगले एपिसोड में एक और किस्सा लेकर किस्से कुमार से मैं हाजिर हो रहा हूँ, आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश। और आज के लिए विदा, ना कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।